brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये नज़ारा साउथ अमेरिका में बसे वेनेजुएला का है, जहां राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के बाद लोग सड़कों पर हैं। राजधानी काराकास में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत चल रही है। अभी तक की हिंसा में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और पुलिस ने 32 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच सरकार ने कई फ्लाइट्स को रद्द भी किया है। मगर हालात कैसे बने, हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। लोग राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीता और उनका गुस्सा इसी को लेकर है। इस गुस्से का बैकग्राउंड भी बता देते हैं। 28 जुलाई 2024 को वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। 29 जुलाई को रिजल्ट की घोषणा हुई। चुनाव आयोग ने निकोलस मदुरो को विजेता घोषित किया। मदुरो, जो कि 2013 से ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर हैं, वो ह्यूगो चावेज के उत्तराधिकारी के तौर पर हैं। चावेज 1998 से 2013 तक वेनेजुएला के सर्वेसर्वा थे और मुल्क में वो समाजवाद को लेकर आए और उनकी विदेश नीति एंटी अमेरिका की थी। मदुरो भी चावेज के रास्ते पर चले, इसलिए उनकी अमेरिका से कभी बनी नहीं। आखिरकार 2018 में अमेरिका को मौका मिला। 2018 में ही वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के चुनाव थे और इसमें मदुरो पर इल्ज़ाम लगा जमकर धांधली करने का। विपक्षियों को परेशान किया गया, उन्हें जेल में डलवा दिया गया, फिर आनन फानन में चुनाव हुआ। इसलिए सिर्फ 40% वोटर्स वोट डालने गए। वेनेजुएला के इतिहास में सबसे कम नंबर था। चुनाव के बाद अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध बढ़ा दिए, जिसके चलते आर्थिक हालात बिगड़ते चले गए। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ती रही और इससे परेशान लाखों लोगों ने मुल्क भी छोड़ा। अकेले मदुरो के कार्यकाल में 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने पलायन किया है, जबकि वेनेजुएला की कुल आबादी ही 2 करोड़ 90 लाख के आसपास है। आप सोचिए, लगभग 1/3। खैर, अक्टूबर 2023 में मदुरो ने विपक्ष के साथ समझौता किया, वादा किया कि 24 के मध्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएंगे। UN और EU की निगरानी में होंगे चुनाव और मध्यस्थता इस डील की थी अमेरिका ने। बदले में अमेरिका ने कुछ प्रतिबंधों में ढील भी दी और कहा कि वादा अगर पूरा हुआ तो और छूट देंगे। मगर अब कहा जा रहा है कि मदुरो ने वादा नहीं निभाया। चुनाव से पहले सैकड़ों विपक्षी नेताओं को अरेस्ट किया गया। उधर भी होता है ये सब, उनको धमकियां दी गई। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की उम्मीदवार मारिया कोरिना मचाओ को अयोग्य घोषित कर दिया। फिर विपक्ष एडमंडो गोंजालेस के पीछे एकजुट होता है। उन्होंने मदुरो को अच्छी टक्कर भी दी और चुनाव के पहले जो ओपिनियन पोल्स थे उसमें उनकी जीत पक्की दिख रही थी और आम लोगों में भी सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। मगर जब रिजल्ट्स आए एक्चुअल, तो कहानी कुछ और ही थी। नतीजों में मदुरो विजेता घोषित हो गए और उन्हें मिले 51% वोट, जबकि गोंजालेस 44% पर सिमट गए। चुनाव आयोग ने सीधे फाइनल रिजल्ट घोषित किया, पोलिंग स्टेशंस का डेटा नहीं दिया। इसलिए विपक्ष ने सबूत मांगे और कहा कि यह सरासर धांधली है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे पास हमारी जीत के पक्के सबूत भी हैं। विपक्षी नेता मारिया मचाओ को सुनिए। La diferencia fue tan grande, la diferencia fue apabullante, la diferencia fue en todos los estados de Venezuela, en todos los estratos, en todos los sectores, en todos ganamos y ganaste. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. सरकार विपक्ष के आरोपों को और लोगों की नाराजगी को सुनने को तैयार नहीं दिखती है। वेनेजुएला में उस मुल्क के अटॉर्नी जनरल ने विपक्षी नेताओं पर चुनाव हैक करने का आरोप लगाया, जबकि राष्ट्रपति मदुरो ने हिंसा के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। बोले कि विपक्ष तख्ता पलट की साजिश रच रहा है। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। अब सुन लीजिए। No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Los protagonistas somos los mismos. Por un lado, el pueblo que quiere paz, democracia, prosperidad, progreso. Y por otro lado, élites llenas de odio con un proyecto contrarrevolucionario fascista
amarrados al imperio estadounidense. Hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela y para imponerle otra vez un manto de agresiones y de daño a Venezuela. वेनेजुएला में जितनी उथल पुथल है उसकी धमक बाकी देशों में भी सुनाई दे रही है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक्स पर लिखा कि हम वेनेजुएला के लोगों के साथ हैं, जनता की राय का सम्मान होना चाहिए। हैरिस ने वैसे ये साफ नहीं किया कि वो चुनाव के नतीजों से संतुष्ट हैं या नहीं, इसलिए सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना भी हो रही है। हालांकि कुछ घंटे बाद विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया और कहा कि हमने वेनेजुएला के चुनाव का रिजल्ट देखा है, हमारा मानना है कि वेनेजुएला के लोगों की इच्छा और उनके वोट का सम्मान नहीं हुआ है। आप सुनिए। We've seen the announcement from overnight by the Venezuelan electoral representatives, and we have serious concerns that this result does not reflect the will and the votes of the Venezuelan people. And it's critical that every vote is counted fairly and transparently, and that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that electoral representatives publish the detailed tabulation of votes. That's what the United States is watching for. It's what the international community is watching for, and will respond accordingly. और कहां से रिएक्शन आए हैं? वेनेजुएला ने 7 देशों से अपने डिप्लोमेट्स बुला लिए हैं। ये देश हैं अर्जेंटीना, चिली, कोस्टारिका, पेरू, पनामा, डोमिनिकन रिपब्लिक और उरुग्वे। इन्होंने रिजल्ट की सत्यता पर सवाल उठाए थे। आप सोचिए वेनेजुएला की कितनी सारी वेसिनिटी इस लिस्ट में है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अमेरिकन स्टेट्स OAS ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इसमें वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े फैसले अब लिए जा सकते हैं। OAS नॉर्थ और साउथ अमेरिका महाद्वीपों के देशों का क्षेत्रीय संगठन है। स्थापना इसकी 1948 में हुई 21 सदस्य देशों के साथ और अब 30 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। वेनेजुएला ने 2017 में OAS छोड़ने का प्रोसेस शुरू किया था, हालांकि उस प्रस्ताव पर फाइनल मुहर अभी नहीं लगी है। इन सब के बीच रूस और चीन ने निकोलस मदुरो को जीत की बधाई भेज दी है। इनका अलग चल रहा है। ये दोनों मदुरो के पक्के दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं। तमाम आलोचनाओं और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद निकोलस मदुरो का सत्तासीन होना तय माना जा रहा है। हालांकि उनकी आगे की राह अब बहुत आसान नहीं लगती है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी लेबनान से है। इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष के बीच लेबनान में हलचल तेज है। भारत के दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। लेबनान में रहने वाले और वहां जाने की सोच रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उनसे दूतावास के संपर्क में रहने को भी कहा गया है। भारतीय दूतावास ने ईमेल ID और फ़ोन नंबर भी जारी किए हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। अब ये भी बता देते हैं कि इजरायल में क्या चल रहा है। 29 जुलाई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मस्जिद शम्स पहुंचे, घटनास्थल का दौरा किया और फिर बोले कि हम बच्चों की मौत को ज़ाया नहीं होने देंगे, हम सही समय पर माकूल जवाब देंगे। इजरायल से एक और बड़ी खबर भी आ रही है। 29 जुलाई को सेना ने 9 रिजर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया। उन्हें मिलिट्री बेस से उठाया गया। उनके खिलाफ फिलिस्तीनी कैदियों को टॉर्चर करने का इल्ज़ाम है। दक्षिणपंथी नेताओं और संगठनों ने सैनिकों की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो सैन्य अड्डों के अंदर घुसकर प्रदर्शन अब कर रहे हैं। कई जगहों पर सैनिकों के साथ हाथापाई भी हुई है। इसराइल के आर्मी चीफ हर्जी हलेवी ने इसकी निंदा की है, कहा है कि हम स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं।